मेरा नाम है श्याम और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गोलैंग की सीरीज़। हम स्टार्ट करेंगे गोलैंग के कोर फीचर के साथ और फिर आगे हम कंडीशंस, कंकरेंसी और सब कुछ सीखते हुए और लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि एक गोलैंग का प्रोजेक्ट भी बनाएं। तो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि गोलैंग क्या है और आज के टाइम पे गोलैंग सीखना क्यों ज़रूरी है। तो गोलैंग भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि आपने सी और सी प्लस प्लस या जावा सीखा होगा। तो गोलैंग भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट जो हमारे सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये ऑलमोस्ट तब डेवलप हुए थे जब हमारे पास मेमोरीज का इशू हुआ करता था। तो उस टाइम पे रैम महंगी थी, उस टाइम पे हार्ड डिस्क महंगे हुआ करते थे। तो जो सी प्लस प्लस या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये मेमोरी को माइंड में रख के बनाया गया था। बट आज के टाइम पे हमारे पास मेमोरी का उतना इशू नहीं है, हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं। सो गोलैंग का जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो हमारे पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स हैं उनको कैसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए ताकि उनका बेस्ट। सो गो इज़ क्रिएटेड फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर एंड गो की हेल्प से हम बहुत सारे वेब एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सपोर्ट है वेब एप्लीकेशंस लिखने के लिए। जो अगला फीचर है वो है कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी हम सब जानते हैं कि हम थ्रेडिंग्स का यूज़ करते हैं। आपने जावा में मल्टी थ्रेडिंग सुना होगा। तो कॉन्करेंसी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है गो के अंदर। हम बहुत ही आसानी से इसमें गो रूटीन्स और थ्रेड्स को रन कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन को एफिशिएंट बना सकते हैं। तीसरा जो मेन रीज़न है गो सीखने का, जैसे कि मैंने बताया कि दिस इज़ वेरी सूटेबल फॉर द वेब एप्स। सो वेब एप्लीकेशन आप इसमें काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। काफ़ी सारी नेटिव लाइब्रेरीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन लिख सकते हैं हमें विदाउट डाउनलोडिंग एनी एडिशनल डिपेंडेंसीज। And Go is very easy to learn as compared to Java and C++। जो हमारे पास Go में keywords हैं वो काफ़ी कम है। There are a total of around 25 keywords। So काफ़ी छोटी लैंग्वेज है और काफ़ी इजी है सीखने में। बट छोटी से हम ये नहीं कह सकते कि ये पावरफुल नहीं है, Go उतनी ही पावरफुल है। Go के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला फीचर है कि गो में हमारे पास अनयूज्ड इंपोर्ट्स और वेरिएबल्स अगर हमारे पास हैं, अगर हमने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट की है या हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है बट उस लाइब्रेरी या वेरिएबल को कहीं भी यूज़ नहीं किया है अपने कोड में, देन आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलेगा अनयूज्ड इंपोर्ट्स और वेरिएबल्स का। तो इससे बेनिफिट ये है कि हमारे कोड में कोई भी ऐसा वेरिएबल या लाइब्रेरी नहीं होगी जो कि यूज़ नहीं है, हमारा कोड है वो क्लीन हो जाता है। दूसरा है कि हमने देखा है कि सी प्लस प्लस और जावा में हम कई बार सेमी कॉलन्स लगाना भूल जाते हैं और जिससे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलती है। तो गो में हमारे पास जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक सेमी कॉलन्स ऐड कर देता है गो के कोड पे। सो हमें मैनुअली कोई भी सेमी कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा फीचर ये है कि हमारे पास गो में एक वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं गो पाथ। और इस गो पाथ वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी, सारे के सारे जो आपके गो के प्रोजेक्ट्स हैं वो इसी पाथ पे होंगे। तो आपका आपके जितने भी गो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको सारे के सारे एक जगह मिल जाएंगे। वो आपको आपकी मेमोरी में या आपकी हार्ड डिस्क में इधर उधर बिखरे नहीं होंगे। सो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की नज़रिए से काफ़ी अच्छा है। जो अगला फीचर है वो है कि हम गो पे एक ही तरीके से कोड लिखते हैं। एक ही तरीके से कोड लिखने का मतलब कि हम एक कॉमन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं गो में। और जो गो एफ एम टी टूल है, गो फॉर्मेट टूल है, ये हमारी हेल्प करता है कि हम कोड को जो है वो एक ही तरीके से लिखें। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अ, दो लोग अगर एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों के कोड लिखने का तरीका, कोड को स्ट्रक्चर करने का तरीका अलग हो सकता है। बट यहाँ पे गो में हमें फोर्स किया जाता है गो एफ एम टी के थ्रू कि जो हमारा कोड का स्ट्रक्चर है वो सेम रहे ताकि उसे पढ़ने में आसानी हो और उसे मोर रीडेबल बनाया जा सके।
अगला जो फीचर है वो गो का है कि ये एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है, और कंपाइल्ड होने की वजह से ये फास्ट है। कंपाइल का मतलब कि जब भी आप गो कोड लिख रहे हैं, तो कोड लिखने के बाद आप उसे कंपाइल करते हैं, जिससे आपको एक बाइनरी फाइल मिलती है। तो वो बाइनरी फाइल ही जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होती है, और हमें बार बार कंपाइलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर मैंने एक बार कंपाइल करके बिल्ड बना लिया है, तो मैं उस बिल्ड को बार बार रन कर सकता हूँ। आप कुछ लैंग्वेज देख सकते हैं, जैसे पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अगर आप पाइथन का प्रोजेक्ट रन करते हैं, तो आपको पूरा का पूरा कोड वहाँ रखना पड़ता है। अगर आप पाइथन के प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने जा रहे हैं, तो जिस भी सर्वर पे आप डिप्लॉय कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पूरा कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। बट यहाँ पे गो के केस में हम सिर्फ जो हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी है उसको हम सर्वर पे डाल सकते हैं। नेटिव सपोर्ट फॉर वेब एप्स हमने पहले भी बात की कि गो लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छी है वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो हम इसमें एपीआईज लिख सकते हैं, हम इसमें कमांड लाइन एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, और इन सब चीज़ों के लिए लगभग हमें इनबिल्ट सपोर्ट मिल जाता है। गो रूटीन्स एंड चैनल्स हमें हेल्प करते हैं कॉन्करेंसी अचीव करने में। सो गो रूटीन्स और चैनल्स को हम आगे भी चल के सीखेंगे, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं, तो गो रूटीन्स आप एक थ्रेड की तरह समझ सकते हैं, कि जैसे हम जावा में थ्रेड रन करते हैं पैरेलली किसी टास्क को रन करने के लिए, ठीक उसी तरह गो में हमारे पास गो रूटीन है। एंड चैनल्स जो है वो गो रूटीन्स के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर दो गो रूटीन्स रन हो रहे हैं और उनके बीच में कोई डेटा शेयर करना है, तो वो हम चैनल्स के हेल्प से कर सकते हैं। और जो लास्ट फीचर है वो ये है कि हमारे पास गो पे यूनिकोड का सपोर्ट है। यूनिकोड जो है वो एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग मेथड है। एंड इसकी हेल्प से अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने कोड में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूँ विथ एन इमोजी, तो वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो इमोजी जो है वो यूनिक कोड के हेल्प से काफ़ी आसानी से प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं चाइनीज़ में कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिकोड सपोर्ट। तो अभी हमने डिस्कस किए गो क्यों सीखनी चाहिए और कुछ गो के मेन फीचर्स। In next tutorial, we'll see that how we can install Go in our system.